नमस्कार दोस्तों, आदर्श टेक्निकल क्लासेस दोसा में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, सभी मस्त होंगे। सभी को राम राम दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के टॉप 500 क्वेश्चन चल रहे हैं दोस्तों। और ये आपके स्पेशल BSPSCL और NCL के लिए दोस्तों है। तो यहाँ पर टॉप 500 क्वेश्चन है, जिसमें आज एक क्लास हो चुकी है। एक क्लास यहाँ पे आज सेकंड नंबर है दोस्तों। तो वो नहीं देखिए तो आपने वो जरूर देखिएगा दोस्तों। आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं और ये लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि 25 क्वेश्चन तक अपन ने कर लिए थे और आज 26वां प्रश्न है। और 26वां प्रश्न क्या है? तो लाइट परिपथ के लिए MCB किस रंग की नोब वाली होती है? तो दोस्तों किसके लिए बात कर रहा है? ये लाइट परिपथ के लिए। अब लाइट परिपथ के लिए नोब कौन से रंग की नोब होती है? पहले यहाँ पे देखते हैं MCB। मेरे दोस्तों यहाँ पे MCB के बारे में समझते हैं। तो MCB की फुल फॉर्म क्या होती है? सबसे पहले अपन देखते हैं यहाँ पे मिनीएचर सर्किट ब्रेकर। क्लियर? तो ये मिनीएचर सर्किट ब्रेकर। अब दोस्तों यहाँ पे जो MCB है ये क्या है? तो हम कहते हैं ये भैया एक पोल स्विच की तरह कार्य करती है, यानी सिंगल पोल। यहां पे मैं बात करूंगा सिंगल पोल स्विच की तरह क्या करती है? ये कार्य करती है। दूसरी चीज किससे सुरक्षा करती है? तो मैं ये तो पहले ये कहूंगा कि एक सुरक्षा युक्ति है। ठीक है, सुरक्षा युक्ति कौन से संयोजन में लगाई जाती है? तो दोस्तों ये श्रेणी क्रम में ये संयोजित की जाती है। किसके? तो हम कहेंगे फेज तार के श्रेणी क्रम में ये जोड़ी जाती है। अब मेरे दोस्तों यहाँ पे देखो, एक तो होता है ओवरलोड। ठीक है, तो ओवरलोड से भी क्या करेगी? सुरक्षा। दूसरी चीज यहाँ पे जो शॉर्ट सर्किट होता है, उस शॉर्ट सर्किट से भी क्या करेगी? सुरक्षा करती है। तो शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड दोनों से क्या करती है? सुरक्षा करती है। तो दोनों से क्या करेगी मेरे दोस्तों? यहाँ पे मैं कहूंगा ये सुरक्षा करती है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात करूंगा, यहाँ पे ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट है। तो यहाँ पे जो आपका सिद्धांत यहाँ MCB किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ध्यान रखना दोस्तों, एक होता है तापीय, यानी तापीय सिद्धांत पे काम करती है। इसका मतलब है ओवरलोड दोष से सुरक्षा करेगी, तब तो तापीय सिद्धांत पे। वह चुंबकीय, तो यहाँ पे जब शॉर्ट सर्किट होगा ना, जब शॉर्ट सर्किट पे कौन से सिद्धांत पे काम करेगी? तो चुंबकीय सिद्धांत पर कार्य करती है। क्वेश्चन आता है कि MCB जो होती है इसको कहाँ संयोजित किया जाता है? दोस्तों देखो, परिपथ पूछे तो अपन क्या करेंगे? सॉरी, फेज पूछे यानी तार पूछे तो फेज तार के श्रेणी क्रम में लगाएंगे। लेकिन कहां पर स्थापित किया जाता है? तो डिन रेल पर स्थापित किया जाता है। यहां पे पूछेगा स्थापित, तो हम कहेंगे यहां पे डिन रेल। किस पर? डिन रेल। दोस्तों एक पत्ती सी होती है, तो यहाँ पे एक पत्ती सी होती है, तो इसके ऊपर स्थापित किया जाता है। इसको लगाने के लिए, यानी MCB को यहाँ पे लगाने के लिए ना तो कोई पेज की आवश्यकता ना होती है, ना कोई स्क्रू, ना कोई नट होता है। इस पर केवल क्या होता है? इसमें एक लॉक होता है, उस लॉक को खींच के और इसके अंदर फंसा दिया जाता है और यहाँ पर स्थापित हम कर देते हैं। MCB जो होती है ये कभी भी मेंटेनेंस नहीं होती है, यानी सुधरती नहीं है। एक बार अगर खराब हो गई तो ये बिल्कुल खराब होती है। क्लियर? आपसे रेटिंग पूछी जाए कि MCB की जो रेटिंग होती है वो किस में होती है? तो दोस्तों ध्यान रखना किस में होगी, तो हम कहेंगे यहाँ पे एम्पियर के अंदर। कितनी होती है? तो हम कहेंगे 0.5 से लेकर के दोस्तों ये 63 एम्पियर तक होती है, लेकिन लगभग अपन 60 एम्पियर मानते हैं। तो ये MCB की रेटिंग हो गई। अब मेरे दोस्तों जो MCB होती है इसके अंदर ध्यान रखना, ओवरलोड दोष से अगर सुरक्षा करती है तो यहाँ पे ओवरलोड दोष से सुरक्षा करती है तो एक होती है बाई मेटालिक स्ट्रिप। यहाँ पे क्या होती है? बाई मेटालिक स्ट्रिप यानी पत्ती होती है। और यहाँ पे शॉर्ट सर्किट से अगर सुरक्षा की जाती है तो यहाँ पे चुंबकीय क्वाइल हम प्रयोग करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आगे मैं नॉब के आधार पे बताना चाहूंगा। एक होती है यहाँ पे काले रंग की नॉब। ठीक है, काले रंग की नॉब। दोस्तों एक होती है लाल रंग की, एक होती है नीले रंग की और एक होती है हरे रंग की। क्लियर?
यहाँ पे। अब ये जो है ये कौन कौन सी होगी, तो काले रंग की जो होती है ना दोस्तों, वो तो किस में होती है, डीसी परिपथ के लिए हम प्रयोग करते हैं। लाल रंग की होती है ये आपके आइसोलेटर, आइसोलेटर में हम प्रयोग करते हैं। नीले रंग की होती है वो एसी परिपथ में प्रयोग की जाती है। और जो हरे रंग की एमसीबी की जो नॉब होती है वो आपके किस में प्रयोग होती है, तो हम कहते हैं लाइटिंग परिपथ में होती है। तो काले रंग की तो डीसी परिपथ में, लाल रंग की आइसोलेटर में, नीले रंग की एसी परिपथ में, और हरे रंग की किस में होती है दोस्तों, लाइटिंग परिपथ के अंदर हम प्रयोग करते हैं। क्लियर यहाँ पे। तो यहाँ आपसे क्या पूछ रहा है, हरे रंग की, तो भैया हरे रंग की किस में आ जाएगी, लाइटिंग। तो लाइटिंग के लिए पूछ रहा है तो हरे रंग की नॉब। तो यहाँ पे मेरे दोस्तों जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, तो ए ऑप्शन होता है। अब एक प्रश्न था केवल, और एक प्रश्न के साथ में देखो कितने सारे प्रश्न। तो दोस्तों आप इसी प्रकार से तैयारी करते रहेगा, क्योंकि अब एमसीबी से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आता है तो आपका रहना नहीं चाहिए, क्योंकि एमसीबी की पूरी बातें हैं अपन ने यहाँ पे क्लियर कर ली है। क्लियर। आइए अगला प्रश्न आता है यहाँ पे सेकंड नंबर, यानी 27 नंबर, सॉरी। सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर में चुंबकीय पथ की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों आपको यह पता होना चाहिए कि सेल टाइप कौन सा होता है। आइए यहां पे बात करते हैं इस प्रकार से। यह है सेल टाइप। क्लियर। और यहां पे कोर कहां लपेटी, सॉरी वाइंडिंग कहां लपेटी जाती है, तो हम कहते हैं जो बीच वाली जो एक कोर होती है यहां पे वाइंडिंग लपेटी जाती है। और यहां पे मेरे दोस्तों ध्यान रखना, दोनों वाइंडिंग लपेटी जाती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो मैंने कह दिया कि जैसे प्राइमरी ये और सेकेंडरी ये है। तो बीच वाली जो कोर होती है ये आपकी साइडों की कोर से एक तो दुगनी मोटी होती है। क्या होती है, दुगनी मोटी होती है। देखो ये पतली है और ये कितनी मोटी है, दुगनी मोटी है। तो ये चीज, अब मेरे दोस्तों ध्यान रखना, ये जो भाग आपका खड़ा है, ये भाग खड़ा वाला भाग क्या कहलाता है, एक बीच का भी खड़ा है। तो मेरे दोस्तों इस खड़े वाले भाग को तो हम क्या कहते हैं, लिंब। क्या कहते हैं भैया, लिंब। और जो भाग यहां पे इस तरह क्षैतिज स्थिति में पड़ा हुआ है, ये क्षैतिज स्थिति में पड़ा हुआ है ना, ये भाग बोलो क्या कहलाएगा, तो इसे कहते हैं योक। क्या कहते हैं, योक। और समझो यहां पे ये जो आपके पास दिखाई दे रहा है, ये भाई एक ये है और एक ये, तो दोनों के बीच में ये जो गैप दिखाई दे रहा है, ये गैप, एक गैप, ये, इस गैप को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं विंडो, खिड़की। क्या कहते हैं, विंडो यानी खिड़की। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स का रास्ता कितना है। मेरे दोस्तों यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स पैदा होगा, और चुंबकीय फ्लक्स पैदा होगा तो भाई साहब इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाके भाई साहब ये यहां से इस गली से घुस जाएगा। तो एक रास्ता हुआ कि नहीं हुआ, ये हो गया ना एक रास्ता ये। अरे तो सर ऐसे कैसे, इधर भी तो है, बिल्कुल 100% है, तो इधर से भी तो ये जाएगा। तो यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स के रास्ते कितने हो गए, तो यहाँ पे दो चुंबकीय फ्लक्स रास्ते होते हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स रास्ते दोस्तों कितने हो गए, दो। लिंब कितनी हो गई, तो हम कहेंगे 3। योक कितने हो गए, 2। विंडो कितनी हो गई, 2। यहाँ पे वाइंडिंग कौन सी लिंब पर लपेटी जाती है, तो मध्य की कोर पर लपेटी जाती है। और जो मध्य की कोर होती है ये दोस्तों दुगुनी, क्या, दो, भाई अपन क्या कहेंगे यहाँ पे, तो दो गुनी। तो ये दो गुनी प्रयोग की जाती है और दोनों वाइंडिंग इस पे लपेटी जाती तो है। तो यहाँ पे चुंबकीय पथ की संख्या कितनी होगी दोस्तों, 2 होती है। क्लियर यहाँ पे। तो ये आपके स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों ट्रांसफॉर्मर में प्रयोग किया जाता है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं, और अगला प्रश्न आ चुका है दोस्तों 28 नंबर प्रश्न। एमीटर और वोल्टमीटर खालिस्तान की किस श्रेणी में आते हैं। प्रश्न है रिकॉर्डिंग प्रकार का, इंडिकेटिंग प्रकार का, और इंटीग्रेटिंग प्रकार का, और एक होता है स्टैंडर्ड प्रकार का। अब मेरे दोस्तों यहाँ पे जो एमीटर है यानी यंत्र होते हैं, इन यंत्रों को किस भागों में बांटा गया है, तो यहाँ पे देखिएगा मैं लिखता हूं मापक यंत्र। क्लियर। और मापक यंत्र को मेरे दोस्तों 2 भागों में बांट दिया। कौन सा, एक तो होता है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट को क्या कहते हैं, प्राथमिक यंत्र कहते हैं। और एक होता है यहाँ पे दूसरा, क्या होता है ये, सॉरी द्वितीयक यंत्र,
द्वितीयक यंत्र। और द्वितीयक यंत्र होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एनालॉग और एक होता है डिजिटल। डिजिटल तो यहाँ पे ये, तो ये दो प्रकार के हो गए। अब मेरे दोस्तों जो एनालॉग होता है ना, समझ रहा ध्यान से, जब ये एनालॉग होता है तो एनालॉग यहाँ पे तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार से होगा? तो तीन प्रकार से होता है। आइए यहाँ पे अब तीन प्रकार कौन कौन सा होगा? तो यहां हम कहते हैं एक होता है आपका सूचक यंत्र। सूचक यंत्र, सूचक यंत्र का मतलब होता है इंडिकेटिंग। इंडिकेटिंग। अब इंडिकेट करने का मतलब क्या है? सूचना देना। जैसे आपके घरों में समर्सिबल मोटर होती है और समर्सिबल मोटर के जो स्टार्टर होता है उसमें 2 मीटर लग रहे हैं, एमीटर और वोल्ट मीटर। क्या आपको वोल्ट मीटर दर्शाता है? जी हाँ। क्या एम्पियर धारा दर्शाता है? जी हाँ। तो वो आपको सूचना दे रहा है कि नहीं दे रहा? दे रहा है। सूचना दे रहा है तो वो कौन सा हो जाएगा? सूचक यंत्र। एक होता है दोस्तों यहाँ पे अभिलेखन यानी रिकॉर्डिंग। ये क्या करता है? एक ग्राफ पेपर होता है और उस ग्राफ पेपर पर क्या करता है? मान अंकित करता है। जैसे लाइनमैन आता है, घर के अंदर मीटर का बिल काट के देके जाता है, तो वो एक क्या हो गया? रिकॉर्डिंग यंत्र है वो क्या है? एक प्रकार का रिकॉर्डिंग यंत्र होता है। एक होता है दोस्तों यहाँ पे समाकलन, इसे एकीकृत भी कहते हैं, एकीकृत भी कहते हैं और इसे इंटीग्रेटिंग भी कहते हैं। इंटीग्रेटिंग यंत्र। तो दोस्तों यहाँ पे इंटीग्रेटिंग जो यंत्र होता है वो ये कौन सा होता है? तो घरों के अंदर जो आपके ऊर्जा मीटर लगा होता है यानी KWH, तो ये शुरू से एंड तक की जो पूरी रीडिंग होती है आपके साल भर पहले, 2 साल पहले जब भी मीटर लगा है तब से लेकर अब तक पूरे मंथ की ये क्या करता है? स्टोर करके रखता है। आप देख सकते हो कौन से मंथ की आपको देखनी है। तो इस प्रकार से यहाँ पे सूचक यंत्र होता है आपका एमीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर है, ये सारे इसी के अंदर आते हैं। तो आपसे यही पूछ रहा है कि एमीटर और वोल्ट मीटर किस में आते हैं? तो हम कहेंगे इंडिकेटिंग प्रकार का जो यंत्र होता है ये इसी का एक प्रकार होता है। इंटीग्रेटिंग होता है तो ये तो मेरे दोस्तों ये होता है, ठीक है, जिसमें आपका KWH ऊर्जा मीटर यानी आता है। अगला देखिएगा 29 नंबर, आपातकालीन प्रकाश परिपथ में प्रयुक्त रेक्टिफायर खालिस्तान होता है। आपातकालीन प्रकाश परिपथ कौन सा होता है? दोस्तों आपको पता होगा आजकल जो LED आती है उस LED के अंदर क्या होता है? जब लाइट चली जाती है तो ऑटोमेटिक वो जल जाती है, जिसे आप इमरजेंसी लाइट कहते हो। तो उसी के अंदर एक बैटरी लगी होती है और उस बैटरी को चार्ज करने के लिए बैटरी चार्जर होगा, और चार्जर होगा तो घर में तो हमारे AC है, और AC को किस में बदलना है? DC में। तो AC को DC में बदलने के लिए यहाँ पे कौन सा रेक्टिफायर प्रयोग किया जाता है? तो यहां बात करेंगे टंगर रेक्टिफायर, कॉपर ऑक्साइड रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर और इलेक्ट्रोलाइटिक रेक्टिफायर होता है। तो दोस्तों आपातकालीन जो इमरजेंसी जो लाइट होती है उसके अंदर यहाँ पे जो रेक्टिफायर प्रयोग किया जाता है वो आपका ब्रिज रेक्टिफायर प्रयोग किया जाता है। कौन सा प्रयोग करेंगे? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे C ऑप्शन हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे रेक्टिफायर की बात करते हैं तो रेक्टिफायर यानी दिष्टकारी, जिसे हम रिज्जुकारी या परिशोधक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे रिज्जुकारी या परिशोधक भी कहते हैं, रेक्टिफायर कहते हैं, दिष्टकारी भी कहते हैं, ठीक है। अब ये सामान्यतः कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक होता है भैया सिंगल फेज में और एक होता है यहाँ पे 3 फेज में। क्लियर? अब सिंगल फेज वाला होता है ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपके हाफ वेव और एक होता है आपके कौन सा? फुल वेव। और यहाँ पे फुल वेव, और जो फुल वेव होता है ये भी 2 प्रकार का होता है। कौन सा? एक होता है यहाँ पे सेंटर टैप प्रकार का और एक होता है ब्रिज प्रकार का। सेंटर टैप और ब्रिज प्रकार का होता है। जबकि यहाँ पे 3 फेज होता है ये भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है यहाँ पे फुल वेव, ठीक है, फुल वेव, और एक होता है मेरे दोस्तों को सॉरी हाफ वेव, है ना, हाफ वेव। यानी हाफ वेव और फुल वेव होते हैं। जबकि यहाँ पे सिंगल फेज क्या है? हाफ वेव और फुल वेव, और फुल के अंदर भी सेंटर ट्रैप और ब्रिज प्रयोग होता है। सेंटर ट्रैप एक ऐसा रेक्टिफायर है
जिसमें ट्रांसफॉर्मर की आवश्यकता पड़ती है, जबकि अन्य में जरूरी नहीं होता कि ट्रांसफॉर्मर की आवश्यकता हो। लेकिन जो हमारा सेंटर टैप रेक्टिफायर होता है, इसमें 100% ट्रांसफॉर्मर की आवश्यकता पड़ती ही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेंटर टैप जो निकलता है वो ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, उसके बीच में से एक तार निकाला जाता है और वो लोड से संयोजित होते हुए ग्राउंड तक जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रयोग जो हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, तो हम बात करते हैं ब्रिज रेक्टिफायर प्रयोग किया जाता है, जिसमें कितने डायोड होते हैं, 4 डायोड होते हैं। सेंटर टैप में 2 डायोड होते हैं और हाफ वेव में कितने होते हैं, यहाँ पे 1 डायोड होता है। जबकि इसके अंदर 3 डायोड, सॉरी ये फुल वेव है, फुल वेव है तो 6 डायोड और हाफ वेव है तो 3 डायोड प्रयोग किए जाते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे 30 नंबर है, निम्नलिखित किस व्यंजक से प्रेरण मोटर में विकसित बल आगुण तथा आपूर्ति वोल्टता का संबंध बताया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो टॉर्क होता है प्रेरण मोटरों में, वो सप्लाई वोल्टेज के वर्ग के क्या होता है, हमेशा समानुपाती होता है। क्लियर? यहाँ पे ध्यान रखना, अगर आपको वोल्टेज निकालना है तो यहाँ पे हम कह देंगे कि अंडर रूट क्या हो जाएगा, टी हो जाता है। तो अगर वोल्टेज की बात करते हैं तो अंडर रूट टी हो, क्योंकि ये पक्षांतरणित करना है सीधा, तो ये स्क्वायर है। तो यहाँ पे जो टॉर्क होता है ये वोल्टेज सप्लाई के वर्ग के क्या होता है दोस्तों, समानुपाती होता है। तो इसमें राइट ऑप्शन सीधा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन होता है। आइए अगला प्रश्न, और 31 नंबर क्या है, भारत में एक प्रेरण मोटर की गति अधिकतम सीमा पर होती है। तो दोस्तों यहाँ पे 3000, 1500, 750 और 1000 आरपीएम है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि अधिकतम गति कितनी हो सकती है, जबकि बायोडाटा कुछ भी नहीं दिया गया है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे अगर आपको पता है कि F बराबर क्या होता है, फॉर्मूला होता है क्या, कि पी एन अपॉन में क्या होता है 120, ये फॉर्मूला तो आपको पता है भाई। अगर आप यहां से गति निकालना चाहते हो, अधिकतम गति, तो आप अधिकतम गति ज्ञात करने के लिए क्या क्या लगाना पड़ेगा, तो मैं ये कह रहा हूं कि भैया एक तो ये P चाहिए और 120 ये चाहिए। क्लियर? अब फ्रीक्वेंसी भारत के अंदर फिक्स है यहाँ पे, तो यहाँ पे, और पोल न्यूनतम कितने होंगे, तो भैया न्यूनतम 2 से कम तो रख ही नहीं सकते, क्योंकि एक से P बनाओगे, एक से क्या बनाओगे, N बनाओगे आप, सॉरी N और S, यानी नॉर्थ और साउथ पोल बनाओगे। तो यहाँ पे 2 पोल तो आपको कम से कम लेने पड़ेंगे। अब दोस्तों इसको काटा पीटी कर लीजिए, जो भी अधिकतम गति आ जाएगी वो देख लीजिए। तो यहाँ 120 को काट दिया ये 60 से, और 6 पंजो हो गया 30, ठीक है, और 2 जीरो ये बच रही है, तो ऐसे कैसे ठोक दो इनको। तो बोलो 3000 आरपीएम आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, तो आया। अब यहाँ पे अब क्वेश्चन पूछ ले, ये आरपीएम की जगह आरपीएस बता देता तो क्या करते, यहां पे कुछ नहीं करना पड़ता, 60 से इंटू करते तो 6 तिया 18, और यहां पे ये 4 जीरो लग जाती मेरे दोस्तों, 1,80,000 क्या, 1 लाख, 1 मिनट, आरपीएम होता है ना, हाँ तो सही है, 1 मिनट, आरपीएस तो 60, यहां पे आरपीएम, एम है, सेकंड में तो बदलेंगे, ये इतना थोड़ी होगा, 60 का तो भाग लगेगा ना, तो यहां पे ये, तो 60 का भाग देंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो गया, ठीक है, और 6 पंजो 30, यानी कि 50 आरपीएम आ जाएगा अगर 1 सेकंड का निकालते हैं तो। लेकिन आपसे ये 3000 पूछ रहा है तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलिएगा, यहां पे 32 नंबर क्या कह रहा है, एक ट्रांजिस्टर में डिफ्लीशन परतों की संख्या कितनी होती है। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, यहाँ ट्रांजिस्टर समझ में आ रहा है, लेकिन कई भाई साहब के यहाँ पे ये डिफ्लीशन परती समझ में नहीं आती है। आइए इसका पोस्टमार्टम करते हैं ट्रांजिस्टर का। तो यहाँ पे हम बात करते हैं ट्रांजिस्टर, क्लियर। अब ट्रांजिस्टर होता है तो ट्रांजिस्टर की शकल सूरत, यानी कि इसका जो प्रतीक होता है वो इस प्रकार से होता है, और भाई साहब एक टांग के ऊपर यहाँ पे तीर का निशान लगाया जाता है, जिसपे तीर का निशान होता है वो होती है 100% एमीटर, और दोनों के बीच में जो रहता है वो बीच यानी बेस रहता है, और ये होता है कलेक्टर। तो बोलो कितनी टांग है,
तो यहाँ पे हम कहते हैं 3 टर्मिनल होते हैं, एक होता है आपका एमिटर, एक होता है कलेक्टर और एक होता है यहाँ पे बेस होता है। दोस्तों यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर होता है ये धारा नियंत्रण युक्ति होती है। तो यहाँ पे हमसे पूछ ले कि भैया टर्मिनल कितने होते हैं, तो हम कहेंगे 3। कौन कौन से होते हैं? एमिटर होता है, कलेक्टर होता है और बेस होता है। इसमें सबसे छोटा कौन होता है? तो हम कहते हैं कि भाई साहब बेस जो होता है ये सबसे छोटा होता है और जो आपका कलेक्टर भाई साहब होता है ये सबसे बड़ा होता है, यानी इसका जो क्षेत्र होता है कलेक्टर का वो बड़ा होता है। यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे इस प्रकार से। तो दोस्तों एक होता है आपका एमिटर, एक होता है कलेक्टर और एक होता है, यानी कि ये बनेगा कैसे? तो भाई साहब इसको ऐसे बना दीजिए इस प्रकार से, PNP। क्लियर? इस प्रकार से। तो PNP होता है यहाँ पे और इसको जोड़ देते हैं अपन सप्लाई से। इस प्रकार से कई तरीके से जोड़ सकते हैं जोड़ने को, तो यहाँ पे और ये, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे PN जंक्शन की संख्या पूछ ले तो भैया 2, यानी कि PN जंक्शन की संख्या कितनी होती है? 2। तो दोस्तों यहाँ पे डिफ्लेक्शन लेयर कह दीजिए या इसे क्या कह दीजिए? विक्षेपण, विक्षेपण परत। अब विक्षेपण परत कहाँ होती है? तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई साहब P और N को जब मिलाते हैं, जब डिफ्लेक्शन डिफ्यूजन प्रोसेस द्वारा मिलाया जाता है, तो यहाँ पे इसके पास में क्या हो जाती है? एक लेयर बन जाती है और ये जो लेयर बनती है ना, इसको ही हम क्या कहते हैं? डिफ्लेक्शन लेयर के नाम से जाना जाता है। एक लेयर इसके पास बनती है, तो एक लेयर ये है। तो बोलो कितनी लेयर बन गई? तो हम कहते हैं 2 लेयर। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछ ले ओनली फॉर परत कितनी होती है? तो भाई साहब परत तो एक ईयरी, एक ईयरी, एक ईयरी। तो परत कितनी होती है इसमें? 3 परत होती है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पे इसकी जो रेटिंग होती है वो रेटिंग कितनी होती है? रेटिंग, तो रेटिंग मेरे दोस्तों ध्यान रखना 2 वोल्टेज से लेकर के यहाँ पे 45 वोल्टेज तक होती है। यहाँ पे मैं बात करूंगा कि प्रचालन, यहाँ पे प्रचालन वोल्टेज जो होता है ये 2 वोल्टेज से लेके 8 वोल्टेज तक होता है। यहाँ पे रेटिंग होगी 1.5 वोल्टेज से लेकर के 45 वोल्टेज तक होती है, जबकि यहाँ पे इसका प्रचलन जो होता है 2 वोल्टेज से लेकर के 8 वोल्टेज तक इसका क्या हो जाता है दोस्तों? प्रचलन हो जाता है। प्रत्येक आपको देख लिया। यहाँ पे मेन रूप से PNP और एक होता है NPN। दोस्तों इन दोनों का जो प्रतीक चिन्ह है वो देखो इस तरह दिखने में आपको बहुत सेम दिखेगा। यहाँ पे फर्क यही है, तीर का निशान। दोस्तों इसमें अगर अंदर की ओर आ रहा है, अंदर की ओर आ रहा है यानी अंदर का मतलब है प्रवेश कर रहा है, P का मतलब PNP और P का मतलब प्रवेश करना, ठीक है? तो इस प्रकार से होता है। NPN, N का मतलब निकलना और N का मतलब NPN। तो इसमें तीर का निशान क्या कर दो आप? बाहर निकाल दीजिए। बस इतना ही फर्क है मेरे दोस्तों। तो यहाँ पे आराम से मैंने पूरा का पूरा ये बताया आपको कि ट्रांजिस्टर होता है। ट्रांजिस्टर 3 लेयर का होता है, ठीक है? 3 अर्धचालक खंडों से मिलकर के ये बना होता है। तो PN जंक्शन पूछ ले तो 2 होता है, विक्षेपण परत पूछ ले तो 2 होता है, परत पूछ ले तो इसमें 3 होती है, टांग पूछ ले तो कितनी होती है? 3। तो डिफ्लेक्शन लेयर पूछ रहा है तो डिफ्लेक्शन लेयर कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 2 होती है और एक धारा नियंत्रण युक्ति होती है। आइए यहाँ पे 33 नंबर पे चलते हैं दोस्तों। और 33 नंबर क्या कह रहा है कि बिजली कट जाने के बाद किस प्रकार की रिले अपने संपर्कों को स्थिर में रखता है? यानी कि ऐसी कोई रिले बताइए कि जो विद्युत परिपथ बंद होने के बाद भी अपने परिपथ को चालू रखती है। तो दोस्तों यहाँ पे अंडर करंट रिले होती है, वोल्टेज सेंसिंग रिले होती है, लेचिंग रिले होती है, करंट रिले। तो हम मेरे दोस्तों यहाँ पे अपन बात करेंगे कि जो हमारी लेचिंग रिले होती है ना, ये सप्लाई बंद करने के बाद भी परिपथ को क्या रखती है? चालू रखती है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे जो लेचिंग रिले है ये एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच की तरह कार्य करता है, यानी एक परिपथ को बंद करके दूसरे को चालू करने में इसका हम क्या करते हैं? प्रयोग किया जाता है। अगला आता है दोस्तों लेप कुंडलन में समांतर मार्ग कितने होते हैं? मार्ग का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे पथ कह दीजिए चाहे रास्ता कह दीजिए। आइए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे इस लैप वाइंडिंग का अपन पोस्टमार्टम करते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं कि दोस्तों डीसी मशीनों के अंदर कौन सी वाइंडिंग होती है? बंद वाइंडिंग। और बंद वाइंडिंग कितने प्रकार की होती है? तो हम कहेंगे भैया 2 प्रकार की होती है, एक होती है लैप और एक होती है वेव। तो यहाँ पे लेप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग होती है। लेप वाइंडिंग को क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं भाई साहब इसको समांतर, क्या कहते हैं? समांतर वाइंडिंग कहते हैं।
और इसी को कहते हैं गमना गमन, गमना गमन बाइंडिंग कहते हैं। जो वेव बाइंडिंग होती है ये एक प्रकार की श्रेणी बाइंडिंग होती है, इसी को हम क्या कहते हैं, तरंग बाइंडिंग भी कहते हैं। क्लियर। अब लेप बाइंडिंग अगर ये समांतर बाइंडिंग है तो मेरे दोस्तों ध्यान रखिएगा, समांतर बाइंडिंग है तो यहाँ पे लेप बाइंडिंग, और लेप बाइंडिंग अगर समांतर है तो समांतर में धारा क्या होती है, अलग अलग होती है, और वोल्टेज क्या होता है, समान हो, सॉरी हाँ, वोल्टेज क्या होता है, समान होता है, और जो समान होता है वो बिल्कुल निम्न होता है, यानी इसके अंदर वोल्टेज तो निम्न होगा और धारा क्या होगी, उच्च होगी, ये चीज ध्यान रखना। जबकि वेव वाइंडिंग कौन सी है, तो श्रेणी, और श्रेणी में धारा समान होती है, और धारा समान होती है, जो समान होगा वो निम्न होगा, यानी इसमें धारा तो क्या होती है, निम्न, और वोल्टेज बोलो क्या होता है, इसमें उच्च होता है। क्लियर। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन सीधा सा पूछा जाता है, भाई साहब लेप बाइंडिंग के अंदर वोल्टेज तो निम्न होता है, धारा उच्च होती है, जबकि वेव बाइंडिंग में धारा निम्न होती है और वोल्टेज उच्च होता है। यहाँ पे समांतर पथों की संख्या पूछ लेता है, समांतर पथ, और समांतर पथों की संख्या पूछता है तो भैया ए बराबर हम क्या ठोक देंगे, पी। आप ऐसे याद रखिएगा, एल ए पी, यानी कि लेप वाइंडिंग, अरे इस एल को हटा दीजिए, बचा कौन, ए, और पी बच गया, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, पी होता है। तो यहाँ पे समांतर पथों की संख्या बोलो किसके बराबर है, पोलों की संख्या के बराबर होती है। जबकि यहाँ पे वेव बाइंडिंग के अंदर कुछ नहीं करना, यहाँ पोल का कोई लेना देना नहीं है, सीधा ठोक दो, ए बराबर कितना होता है, 2, ए बराबर कितना होता है, 2। अब यहाँ पे लेप और वेव दोनों है, अगर इसमें आपसे कुछ भी नहीं कह रहा है इसका मतलब ये सिंप्लेक्स है। अगर ड्यूप्लेक्स कहता है तो भैया दोनों को 2-2 से इंटू कर दो, ट्रिप्लेक्स कहता है तो 3-3 से इंटू कर दिए, और यहाँ पे इक्वाड्रुप्लेक्स कहता है तो यहाँ पे 4-4 से इंटू कर देते हैं। कोई डाउट नहीं, आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे समांतर मार्ग और समांतर मार्ग में पथ पूछ रहा है तो लेप वाइंडिंग में ए बराबर पी, यानी कि ध्रुवों की संख्या के क्या होता है, समान होता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी होता है। दोस्तों यहाँ पे आपके लिए अच्छी खुशखबरी है, और यह है कि यहाँ इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का पूरा कंप्लीट यहाँ पे फाउंडेशन बैच चल रहा है दोस्तों, और यहाँ पे ये 0 लेवल से बहुत हाई लेवल तक है, एडवांस लेवल तक है दोस्तों। यहाँ ऑल इंडिया कोई सी भी ऑल इंडिया कोई सी भी टेक्निकल जो भर्ती आती है उसमें इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये बैच आपकी जिंदगी बढ़ाने के लिए, आपको सुनहरा अवसर दिखाने के लिए बहुत ही अच्छा बैच रहेगा दोस्तों यहाँ पे। तो ये जो बैच है ये इलेक्ट्रीशियन की फीस है मेरे दोस्तों कितनी, यहाँ ऑनलाइन कोर्स रहेगा, फीस है मात्र 599 रुपए, अवधि है 12 महीने, और इसी के अंदर आपको अगर लोको पायलट की तैयारी भी कर रहे हो तो यहाँ पे ड्राइंग और बेसिक साइंस दोनों सब्जेक्ट भी मेरे दोस्तों बिल्कुल निःशुल्क, बिल्कुल फ्री पढ़ाई जाएगी, ये चीज ध्यान रखना। तो आप अभी क्या कीजिए, प्ले स्टोर से आदर्श टेक्निकल क्लासेज ऐप डाउनलोड करके, और यहाँ पे आप कोई भी दिक्कत आए तो इस नंबरों पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आप जल्दी से कोर्स परचेज कर लीजिए और इसका आनंद उठाइएगा। आइए अगला प्रश्न आता है दोस्तों, यहाँ पे कम्यूटेटर खंड बने होते हैं दोस्तों, ये क्या रमाद है, तो आइए इसको भी यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे कहते हैं कि भाई साहब ये शाफ्ट है और ये शाफ्ट है, तो यहाँ पे ये क्या है, अरे ये तो भैया आर्मेचर है, और आर्मेचर के जस्ट पास में ये क्या होता है, तो हम कहते हैं भाई साहब ये जो होता है ना इसे कहते हैं हम कम्यूटेटर। क्या कहते हैं, कम्यूटेटर। ये जो कम्यूटेटर होता है इसको थोड़ा सा मैं झूम करके बनाऊं तो कम्यूटेटर इस प्रकार से है, तो और इसमें इस प्रकार से होता है, और यहाँ पे दोस्तों इस प्रकार से ये इस प्रकार से रहते हैं, यहाँ पे इस प्रकार से। तो यहाँ पे ये तो क्या है, ये क्या है, इनको कहते हैं राइजर। क्या कहते हैं, राइजर। अरे ये राइजर होते क्या है, तो भैया इसमें वाइंडिंग होगी, वाइंडिंग यहाँ पे जुड़ेगी, और तो आर्मेचर जो क्वाइल होती है कम्यूटेटर के जिस सिरे पर जोड़ा जाता है उसे हम राइजर कहते हैं, और ये सोल्डरिंग के द्वारा जोड़ा जाता है। किसके द्वारा, सोल्डरिंग के द्वारा। तो दोस्तों ये जो पत्तियां आपको दिखाई दे रही है इसको क्या कहते हैं, खंड कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, सेगमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, सेगमेंट्स कहते हैं। यहाँ पे ये जो सेगमेंट्स होते हैं ये किसके बने होते हैं, तो यहाँ हम कहते हैं ये कठोर
कठोर कृषित कठोर कृषित तांबा का बना होता है। यानी कि मेरे दोस्तों यहाँ पे हार्ड ड्रॉन हार्ड ड्रॉन कॉपर का बना होता है। किसका बना होता है? हार्ड ड्रॉन कॉपर का बना होता है। और यहाँ पे एक सेगमेंट, ये एक सेगमेंट है और इसके बीच में ये जो भरा होता है, ये जो नीला नीला आपको दिखाई दे रहा है, ये तो दोस्तों ये क्या है? तो ये यहाँ पे हम कहेंगे माइका। क्या होता है? माइका यानी कि अब्रक। माइका यानी क्या होता है? अब्रक होता है। दोस्तों कम्यूटेटर क्या काम करता है? कम्यूटेटर AC टू क्या करता है? DC करता है और ये DC टू AC भी करता है। दोस्तों यहाँ पे AC टू DC कब करेगा? जब मशीन आपकी कौन सी हो? जनरेटर। और DC को AC में कब बदलेगा? जब आपकी DC मोटर होती है तभी इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे AC को DC में बदलता है तो यहाँ पे DC कौन सी होती है? तो ध्यान रखना इस प्रकार की पल्सेटिंग DC होती है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे पल्सेटिंग DC हम प्रयोग करते हैं यानी उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे कर्षित कठोर तांबा पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे राइट हो जाता है। अगर दोस्तों यहाँ पे गड्ढे पड़ जाते हैं, क्योंकि इसके ऊपर क्या चलेगी, यहाँ पे ये घूमता है और ब्रश स्थायी रहती है, तो यहाँ घर्षण होगा तो गड्ढे हो जाते हैं। इस घर्षण को इस गड्ढे को दूर करने के लिए इस पर ग्राइंडर रगड़ा जाता है। तो ग्राइंडर रगड़ करके और इस गड्ढे को क्या किया जाता है? सही किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे 36 नंबर है, कौन सा जनित्र अवशिष्ट चुंबकत्व के बिना भी वोल्टेज पैदा कर सकता है? ऐसा कोई जनरेटर बताइए दोस्तों जिसमें अवशिष्ट चुंबकत्व पैदा करने की आवश्यकता ही नहीं होती है। दोस्तों एक होता है यहाँ पे इस प्रकार से, समझना ध्यान से, यहाँ पे लोड जोड़ दिया जाता है और यहाँ पे अलग से वाइंडिंग लगाई जाती है, जिसको यहाँ पे एक आपका इस प्रकार से होता है और ये रियोस्टेट होता है। तो दोस्तों यहाँ पे ये फील्ड वाइंडिंग है, ये फील्ड वाइंडिंग है, अलग से सप्लाई दे रहे हो तो ये पृथक उत्तेजित हुआ कि नहीं हुआ? अरे हुआ कि नहीं हुआ? तो अलग से ही सप्लाई दे रहे हो तो इसको अवशिष्ट चुंबकत्व की क्या आवश्यकता है? जब आप बैटरी ही लगा रहे हो, अलग से सप्लाई ही दे रहे हो, तो इसको किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो इसे कहते हैं पृथक उत्तेजित जनरेटर यानी कि सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर होता है। अब दोस्तों क्या इसके अंदर देखो यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स क्या रहता है? स्थिर, यानी लोड परिवर्तन होने पर क्या इसमें जब लोड परिवर्तन होता है ना, लोड चाहे तो बढ़े चाहे घटे, इसके अंदर जो ईएमएफ होता है, इसमें प्रेरित ईएमएफ होता है, वो क्या रहता है दोस्तों? नियत रहता है। यानी लोड परिवर्तन पर क्या रहेगा? नियत रहता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? पृथक उत्तेजित जनरेटर होता है। तो पृथक उत्तेजित जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व नहीं होता है। क्वेश्चन पूछ ले अवशिष्ट चुंबकत्व होता क्या है? तो हम कहेंगे भाई साहब यहाँ पे इस प्रकार का ये फील्ड पोल होते हैं और फील्ड पोल पर क्या लपेटी जाती है? वाइंडिंग। और जब इस वाइंडिंग को हम सप्लाई देते हैं ना, जब सप्लाई देते हैं तो ये चुंबक बन जाता है और जब सप्लाई हटा लेते हैं तो चुंबक क्या रहता है? वो भी हट जाता है, लेकिन उस चुंबक का कुछ गुण इसके अंदर क्या होता है? रह जाता है। तो इसके अंदर जो रह जाता है उसी को क्या नाम देते हैं? अवशिष्ट चुंबकत्व कहते हैं, जो ये ईएमएफ बनाने में सहायक होता है। आइए 37 नंबर, एक दिष्ट धारा संट जनित्र की पूर्ण भार पर वोल्टता अभिलाक्षणिक थोड़े होते हैं। दोस्तों बात करते हैं संट जनित्र। अब दोस्तों संट जनित्र में क्या होता है? ये इस प्रकार से होता है और संट जनित्र में ये एक निम्न यानी पतले तार और अधिक लपेट के क्या की जाती है? वाइंडिंग की जाती है और यहाँ लगा दिया लोड। अब दोस्तों यहाँ पे लोड बढ़ाया जाता है ना, तो लोड धारा बढ़ेगी, लेकिन वो लोड धारा क्या होती है? इस आर्मेचर में से निकल जाती है। यो इस आर्मेचर में से निकल जाती है। क्यों निकल जाती है? क्योंकि इसका जो प्रतिरोध होता है बहुत निम्न होता है और पड़ोसी का जो प्रतिरोध होता है वो ज्यादा होता है। पड़ोसी कौन? संट वाइंडिंग, इसका प्रतिरोध ज्यादा है। अगर भैया यहाँ से लोड बढ़ा रहे हो तो धारा इसमें चली जाती है। अब इसमें जब गई नहीं तो इसका चुंबकीय क्षेत्रफल होता है, चुंबकीय फ्लक्स होता है, वो चुंबकीय फ्लक्स भाई साहब चेंज ही नहीं हुआ। जब चुंबकीय फ्लक्स चेंज ही नहीं हुआ तो यहाँ पे ईएमएफ चेंज होगा क्या? जी नहीं, यहाँ किसी प्रकार का कोई ईएमएफ चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो ईएमएफ रहता है वो भाई साहब लगभग क्या रहता है? नियत। लेकिन जब लोड का मान आप क्या करते हो? बहुत अधिक बढ़ा देते हो तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या हो जाता है? हल्का सा झुक जाता है। तो यहाँ पे आपसे पूछ ले
भैया टर्मिनल वोल्टेज है, और यहाँ पे हम कहते हैं ये आपका ये लोड धारा होती है। तो इसका लगभग 2 से 5% क्या हो जाता है, घट जाता है, यानी डिक्रीज हो जाता है। जबकि यहाँ पे मैं बात करूंगा 95 से 98% क्या रहता है, वोल्टेज नियत रहता है। क्या रहता है दोस्तों, नियत रहता है। तो यहाँ पे पूछ रहा अभिलक्षण थोड़े झुकवा रहते, थोड़ा झुकवा रहता है, यानी कि राइजिंग। इसे क्या कहते हैं, सॉरी राइजिंग क्या, ड्रॉपिंग। ड्रॉपिंग क्या होते हैं, ड्रॉपिंग प्रकार के होते हैं। जबकि आपके एसी के जो होते हैं वो सॉरी श्रेणी के जो होते हैं इस प्रकार से होते हैं, और ये होते हैं राइजिंग। इसके होते हैं राइजिंग। तो ये किसके हैं, हम कहेंगे श्रेणी जनित्र के अंदर इस प्रकार से तैयार होता है। बोलो समझ में आया, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, थोड़ा झुकवा, ठीक है। यहां पे नेक्स्ट बात करते हैं 38 नंबर। जब विशिष्ट धारा श्रेणी जनित्र एक ट्रांसमिशन लाइन के श्रेणी में जुड़ता है तो वो क्या कहलाता है। दोस्तों यहां पे बात करेंगे जो डीसी पारेषण, क्या डीसी पारेषण, जब डीसी पारेषण के अंदर क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, घट जाता है, तो उसकी पूर्ति करने के लिए क्या, इसकी क्या करनी है, पूर्ति। और भाई साहब इसकी पूर्ति करनी है तो पूर्ति करने के लिए इस डीसी श्रेणी जनरेटर को क्या किया जाता है, लाइन के मध्य में वह श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है भाई साहब। और श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो इसे नाम दिया जाता है बूस्टर, क्या बूस्टर। और इसी को कहते हैं वर्धक। क्या कहते हैं, वर्धक कहते हैं। तो बूस्टर यानी वर्धक कहते हैं कब, जब डीसी पारेषण लाइन के अंदर वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, और वोल्टेज ड्रॉप की जब ये पूर्ति करता है तो उस समय इस डीसी श्रेणी जनित्र को बूस्टर यानी वर्धक कहते हैं। लाइन के श्रेणी क्रम में जुड़ता है और लाइन के मध्य में स्थापित इसे करते हैं। तो भैया वर्धक, ध्यान रखना, बूस्टर एक वर्धक और एक प्रवर्धक, इसे तो एम्पलीफायर कहते हैं, तो हम कहेंगे वर्धक कहते हैं, यानी कि बूस्टर होता है। क्लियर दोस्तों, यहाँ पे कोई डाउट किसी को नहीं। आइए आगे का नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ 39 नंबर। एक दिष्ट धारा जनित्र में ब्रशों को उच्चतम दक्षता प्राप्त करने के लिए रखते हैं। दोस्तों उच्चतम दक्षता क्या कह रहा है, ये उच्चतम दक्षता कहाँ मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं इस प्रकार से, तो एक होता है N और एक होता है S। तो यहाँ पे ये क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स रहता है, तो यहाँ पे बीचों बीच होता है, ये तो हमारा क्या होता है GNA, ठीक है। और ये जब ब्रश होती है, ये सॉरी चुंबकीय बल रेखाएं होती है, जब रनिंग अवस्था में होती है तो दोस्तों इस प्रकार से हो जाती है, ये इस प्रकार से हो जाती है। और जब इस प्रकार से हो जाती है तो यहाँ 90 डिग्री रखना जरूरी है, और 90 डिग्री होता है तो वो कौन होता है, MNA होता है। तो ब्रशों को हमेशा कहाँ रखा जाता है, MNA पर रखा जाता है, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस पर रखा जाता है। तो यहाँ पे किस पर रखा जाता है, MNA। अगर गलती से GNA पे है तो भैया आर्मेचर के घूमने की दिशा में इधर घूम रहा है, तो हम क्या करेंगे, कार्बन ब्रशों को यहाँ जो हमारा क्या होता है ब्रश पे क्या लगाते हैं अपन, क्या बोलते हैं, यानी ब्रश होल्डर होता है, और ब्रश होल्डर किस पे लगा होता है, ठीक है। तो वहां पे उसको पकड़ करके और यूं घुमाते हैं जो वर्ताकार के अंदर होती है। तो यहाँ पे MNA आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ 40 नंबर। दिष्ट धारा मशीन का आर्मेचर प्रतिरोध प्राय होता है। दोस्तों ध्यान रखना, एक है यहाँ पे आर्मेचर प्रतिरोध, देखो एक मैं बात करूंगा शंट वाइंडिंग, ठीक है, शंट वाइंडिंग। एक होती है यहाँ पे सीरीज वाइंडिंग, और एक होती है यहाँ पे आर्मेचर वाइंडिंग। तो ये 3 वाइंडिंग आपके पास है दोस्तों। अगर मैं बात करूं यहाँ पे बनावट, तो बनावट की बात करता हूं तो दोस्तों ये एक तो पतले तार की होगी, ठीक है, पतले तार की होगी, और अधिक लपेट, क्या अधिक लपेट में होगी। यहाँ पे ये भाई साहब मोटे तार की होगी और कम लपेट की होगी, ये भी मोटे तार की होगी और कम लपेट की होती है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा प्रतिरोध की, तो प्रतिरोध इसका सबसे ज्यादा होगा, इसका दोस्तों कम होता है, और इसका बहुत कम होता है। इसका क्या होता है, बहुत कम होता है, यानी कि 1 ओम होता है,
इसका कितना होगा 1 ओम या फिर 1 ओम से कम होता है, जबकि इसका लगभग 1 ओम मान लिया जाता है या 1.1 आप कह सकते हो, जबकि इसका क्या होता है अधिक होता है। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों अधिक होता है। इस चीज का ध्यान रखना, सबसे कम जो होगा वो किसका होगा आर्मेचर प्रतिरोध होता है। तो यहाँ पे अपन कहेंगे 1 ओम, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन होता है। आइए 41 नंबर, आमतौर पर विद्युत रोधन प्रतिरोध यानी इंसुलेशन रेजिस्टेंस के लिए माप की इकाई क्या होती है। दोस्तों यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जैसे ये तार है, ठीक है, और ये तार है तो इसके ऊपर चढ़ा दिया हमने क्या ये इंसुलेशन, और इस इंसुलेशन का जो प्रतिरोध होता है उसी को इंसुलेशन प्रतिरोध कहते हैं। तो ये क्या है, तो हम कहते हैं भैया इंसुलेशन प्रतिरोध यहाँ पे, और इंसुलेशन प्रतिरोध को किसके द्वारा मापा जाता है तो हम कहते हैं मेगर के द्वारा। और मेगर किस में मापता है तो हम कहते हैं भाई साहब ये सीधा सीधा मेगा ओम के अंदर मापा जाता है। यानी कि यहाँ इंसुलेशन जो प्रतिरोध होता है हमेशा 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए बिल्कुल। तो यहाँ पे तो भैया कितना इकाई में मापा जाएगा तो हम कहेंगे मेगा ओम के अंदर मापा जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन होता है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे 42 नंबर, किस आवृत्ति पर XL बराबर XC होता है। तो दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे, देखो यहाँ पे कई कंडीशन लागू होती है। XL बराबर होता है XC। अगर मैं यहाँ पे पावर फैक्टर पूछूं तो पावर फैक्टर होता है इकाई, XC ज्यादा है और XL दोस्तों कम है, तो यहाँ पे पावर फैक्टर क्या होगा तो हम कहेंगे अग्रगामी। यहाँ पे XC कम है और XL ज्यादा है तो पावर फैक्टर क्या होगा पश्चगामी होता है। यहाँ पे जब XL और XC जब होता है तो यहाँ पे जो आवृत्ति होती है इसे अनुनाद आवृत्ति कहते हैं, अनुनाद आवृत्ति कहते हैं यानी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो यहाँ पे ये होता है, तो राइट ऑप्शन। अब अनुनाद जो आवृत्ति होती है यहाँ पे ये, तो FR बराबर होता है 1/2 पाई √LC, ठीक है। तो ये क्या है अनुनाद आवृत्ति का एक फॉर्मूला होता है। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रहा होगा आपको बहुत अच्छे से। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं फ्यूज क्या है। दोस्तों नियंत्रक उपकरण, सुरक्षा उपकरण, सह यंत्र यानी एसेसरीज और माउंटिंग उपकरण। दोस्तों यहाँ पे मैं अगर बात करूँ किसकी फ्यूज की, तो सबसे पहला ऑप्शन यही आता है कि ये एक क्या है सुरक्षा युक्ति। अब दोस्तों यहाँ पे मैं बात करूँगा जो फ्यूज होता है इसकी जो रेटिंग होती है, तो भैया रेटिंग किस में होती है तो मैं कहूँगा यहाँ पे सीधा एम्पियर के अंदर होता है। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि सिद्धांत क्या है, तो सिद्धांत किस सिद्धांत पर काम करता है तो भैया ये तापीय सिद्धांत पर काम करता है। ये कार्य की बात करते हैं तो भाई ये आपके ओवरलोड व शॉर्ट सर्किट दोनों पे काम करता है। यहाँ पे संयोजन कहाँ होता है इसका, तो संयोजन की बात करते हैं तो फेज तार की किस क्रम में होता है तो बात करेंगे श्रेणी क्रम में प्रयोग होता है। यहाँ पे अगर तार की बात करते हैं, तार किसका बनता है तो तांबे का भी बनते हैं, यहाँ एल्यूमिनियम का भी बनता है, चांदी का भी बनता है, और दोस्तों यहाँ पे 10+ में किसका बनता है 10+ लेड का बनता है। दोस्तों ये जो होता है ये निम्न क्षमता के लिए बनता है, और यहाँ चांदी का बनाते हैं तो ये उच्च क्षमता के लिए क्या किया जाता है प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे फ्यूज के बारे में कहते हैं कि यह एक धारा क्या यहाँ पे कहेंगे धारा सीमक युक्ति है, यानी धारा को नियंत्रण करने वाला होता है, धारा को नियंत्रण करता है। यहाँ पे दोस्तों फ्यूजिंग फैक्टर आपसे पूछ लिया जाए, क्या फ्यूजिंग फैक्टर आपसे पूछ लिया जाए तो भैया 1 से क्या होता है अधिक होता है। फ्यूजिंग फैक्टर क्या होता है 1 से अधिक होता है। तो फ्यूज में इतने सारे अपने क्या गए ये, तो ये एक क्या है सुरक्षा उपकरण होता है। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं 44 नंबर, और 44 नंबर क्या है ट्रांसफॉर्मर में किस तरह की हानियां स्थिर होती है। तो दोस्तों यहाँ पे
ट्रांसफॉर्मर होता है, तो ट्रांसफॉर्मर में टोटल ही हमारे दो प्रकार की हानि होती है। यहाँ पे एक होती है मेरे दोस्तों क्या, ताम्र हानि। अब ताम्र हानि होती है तो ये तो किस पर निर्भर करती है, लोड पर निर्भर करती है। तो ये किस पर निर्भर नहीं करती, तो यहाँ पे अपन कहते हैं आवृत्ति। तो आवृत्ति पे बिल्कुल भी निर्भर नहीं होती। जब लोड पर निर्भर होती है तो ताम्र हानि तो क्या हो गई, परिवर्तित हानि हो गई, परिवर्तित हानि होती है। ये जो हानि होती है ये किस पर डिपेंड होगी, आई स्क्वायर आर पर। क्या होती है, आई स्क्वायर आर पर होती है। ध्यान रखना यहाँ पे आपकी ताम्र हानि होती है एसी और डीसी दोनों पर होती है। इस ताम्र हानि को प्रतिरोधी हानि भी कहते हैं, प्रतिरोधी हानि के नाम से भी जाना जाता है। फिर आती है आपकी लोह हानि। दोस्तों लोह हानि को हम कोर हानि भी कहते हैं, इसको हम चुंबकीय हानि भी कहते हैं। कौन सी हानि, चुंबकीय हानि भी कहते हैं। दोस्तों ये चीज ध्यान रखना, ये लोड पर, इस पर लोड पर निर्भर नहीं होती। ये जो आवृत्ति होती है इस पर क्या होती है, निर्भर होती है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, ये दो प्रकार की होती है। एक होती है यहाँ पे हिस्टैरिसीस, हिस्टैरिसीस। अब दोस्तों लोड पे निर्भर नहीं होती तो ये हानि क्या कहलाएगी, तो हम कहते हैं ये नियत हानि होती है। कौन सी हानि होगी, तो ये नियत हानि होती है, हिस्टैरिसीस। और एक होती है दोस्तों यहाँ पे एडी करंट हानि, एडी करंट हानि। जब स्ट्रेसिस हानि होती है, एडी करंट हानि होती है, स्ट्रेसिस हानि WH, और तो ये ओनली फॉर दोस्तों फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होती है। जबकि यहाँ पे ये जो होती है ये फ्रीक्वेंसी के वर्ग के क्या होती है, समानुपाती होती है। दोस्तों यहाँ पे जो लो हानि होती है ना, ध्यान रखना लो हानि कब ज्ञात करते हो, नो लोड टेस्ट पर, नो लोड टेस्ट, नो लोड टेस्ट आप कह सकते हो, या फिर ओपन सर्किट टेस्ट आप कह सकते हो। यहाँ पे ओपन सर्किट, सर्किट परीक्षण, क्या परीक्षण। जबकि यहाँ पे ताम्र हानि का जो परीक्षण होता है यानी कि फुल लोड टेस्ट, फुल लोड टेस्ट, यानी कि आप ये कह सकते हो कि भैया जो ताम्र हानि होती है ये आपके शॉर्ट सर्किट, क्या शॉर्ट सर्किट परीक्षण, शॉर्ट सर्किट परीक्षण से ज्ञात किया जाता है। तो पूरी चीज अपने पढ़ ली। तो दोस्तों ये लो हानि आपकी क्या है, स्थिर हानि होती है। लो हानि आपकी क्या हो जाएगी, स्थिर हानि होती है। घर्षण हानि, अब इसमें घर्षण तो होती नहीं है भाई, घर्षण तो होती नहीं है ना, तो इसमें तो ओनली फॉर ये क्या पूछ रहा है, किस तरह की हानि, स्थिर हानि होती है, कांस्टेंट होती है, तो हम सीधा कहेंगे लो हानि होती है। क्लियर, यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को नहीं। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कुंडलन नहीं होता है। तो भाई कुंडलन नहीं होता है इसका मतलब है ये सारी मोटर है, और कौन सी मोटर में कुंडलित नहीं होती है, प्रतिष्ठंभ मोटर होती है, स्ट्रेसिस मोटर होती है, सार्वत्रिक मोटर होती है, और विभक्त वाला मोटर होती है। दोस्तों प्रतिष्ठंभ मोटर होती है, इसमें दोनों में वाइंडिंग होती है, कोई दिक्कत नहीं है। यूनिवर्सल मोटर होती है और विभक्त वाला इसमें होती है। लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं स्ट्रेसिस हानि और सॉरी स्ट्रेसिस मोटर, इसका जो स्टेटर होता है ना, इसमें तो मेरे दोस्तों वाइंडिंग होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका जो बीच का भाग है ये रोटर, ये क्या है, रोटर। अब इस रोटर में यहाँ पे कोई दांते भी नहीं होते भाई साहब, कोई दांते भी नहीं होते, और ना ही इसमें कोई वाइंडिंग होती है। ये किसका बना होता है, तो भाई साहब ये क्रोमियम, क्रोमियम स्टील का बना होता है। किसका बना होता है, क्रोमियम स्टील का, स्टील का बना होता है। इसमें किसी प्रकार की कोई आवाज नहीं आती है, इसलिए इसको रेडियो के अंदर, टैप रिकॉर्डर के अंदर प्रयोग किया जाता है। तो स्ट्रेसिस मोटर हो जाती है, बहुत छोटी मोटर होती है। दोस्तों इसकी जो गति होती है, इसकी जो गति होती है बिल्कुल क्या होती है, नियत गति होती है, और ये सिंक्रोनस मोटर होती है। ये प्रकार की ये सिंगल फेज क्या है, सिंक्रोनस मोटर होती है। सिंगल फेज क्या है, ये सिंक्रोनस मोटर होती है। नेक्स्ट यहाँ पे 46 नंबर है, जब 3 फेज की प्रेरण मोटर घूर्णक को अवरुद्ध, क्या घूर्णक को अवरुद्ध कर दिया जाता है तो सर्पण कितना होता है। दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे प्रेरण मोटर घूर्णक को क्या कर रहा है, अवरुद्ध करता है। यहाँ पे हम यही तो कह रहे हैं कि भैया कि एन, देखो सिंक्रोनस गति और एक होती है रोटर गति, तो सिंक्रोनस एन एस माइनस एन आर अपॉन में एन एस, ठीक है। अब ये कह रहा है अवरुद्ध कर दिया जाए तो इसको तो क्या कर देगा, 0, ठीक है। अब इसका भाग इसमें दे दीजिए और इंटू किससे कर दीजिए, 100, तो हम कह देंगे कि 100% हो जाती है।
अब यहाँ 100% कह दीजिए या फिर भाई साहब 1 कह दीजिए, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे कि क्या हो जाएगा, यहाँ स्लिप का मान कितना, स्लिप पूछ रहा है यहाँ, सरकण का मतलब, सरपण का मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे स्लिप होता है, तो स्लिप का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो हम सीधा सा कहेंगे यहाँ पे 1 होता है, या तो 1 कह दीजिए या 100% आप कह सकते हो, कब, जब अवरुद्ध अवस्था में होता है तब। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि सामान्य सामान्य अवस्था में कितना होता है, तो भाई साहब सामान्य अवस्था में 3% होता है, सामान्य अवस्था में कितना होता है, 3% होता है। यहाँ पे छोटी मोटर होती है, छोटी के अंदर ध्यान रखना 4 से 6% होता है, और जो बड़ी मशीन होती है, बड़ी मशीन होती है तो उसमें 2 से 4 होता है, सॉरी हाँ 2 से 3 कह दीजिए, 2 से 3% होता है। तो यहाँ पे ये इस प्रकार से होता है। नेक्स्ट अगला आता है 47 नंबर, प्रति दीप्तिशील यानी फ्लोरोसेंट ट्यूब में चौक का प्रयोजन क्या होता है। दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं सीधा, ये है एक ट्यूब, ठीक है, और इसके अंदर यहाँ फिलामेंट होता है, ठीक है, और यहाँ जो पाउडर होता है वो फ्लोरोसेंट पाउडर होता है, जो क्या काम करता है, जो हमारे पराबैंगनी किरणें होती है उसको देखने योग्य प्रकाश में बदलने का कार्य करता है। यहाँ पे दोस्तों एक छोटा सा भाग होता है जिसे अपन कहते हैं स्टार्टर, और ये लगा होता है यहाँ, तो ये केवल ट्यूबलाइट को स्टार्ट करने का कार्य करता है, बाद में इसका कोई रोल नहीं होता है। बाद में तो यहाँ पे ये इस प्रकार से धारा जाती है, और ये धारा किसके कारण जाती है, तो यहाँ पे है चौक। चौक क्या काम करता है कि जो प्रारंभिक वोल्टेज होती है इसको बहुत ज्यादा अति उच्च वोल्टेज में बदलना होता है, और ये अति उच्च वोल्टेज में बदल करके क्या करता है, यहाँ गैस का आयनीकरण कर देता है, यानी कि हम सीधा ये कहते हैं कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सीधे यहाँ से चले जाते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह यहाँ इस फिलामेंट से और इस फिलामेंट में हो जाता है, और ये इस प्रकार से होता है। तो ये संयोजन होता है दोस्तों, ध्यान रखना। ये किस सिद्धांत पर काम करती है, तो ये दोस्तों पश्चगामी सिद्धांत पे ही कार्य, सॉरी पश्चगामी पावर फैक्टर पर कार्य करती है। धारा को बढ़ाता है, जी नहीं, वोल्टेज को क्षणिक बढ़ाने में प्रयोग करते हैं। तो वोल्टेज को क्या करता है, प्रारंभिक वोल्टेज जो होती है उसको कुछ समय के लिए क्या करता है, बहुत उच्च कर देता है। नेक्स्ट 48 नंबर है दोस्तों, यहाँ पे 120 एम्पियर हावर क्षमता की बैटरी 8 घंटे धारा खालिस्तान घंटे तक प्रवाहित होती कर सकती है। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्षमता तो कितनी है, देखो भाई इसमें सूत्र क्या होता है, क्षमता बराबर होता है यहाँ पे, क्षमता बराबर धारा इंटू समय, क्लियर। और आपसे क्या पूछ रहा है, समय पूछ रहा है, तो समय पूछ रहा है तो क्षमता कितनी है 120 और धारा कितनी है 8, तो भैया 8 से काट दीजिए, 8 एकम 8 4 और 8 पंजे 40, यानी कि 15 घंटे आ गया, यहाँ पे 15 आवर आ जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, सीधा ये होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों कि यहाँ पे बैटरी की क्षमता किस में मापी जाती है, तो सीधा सा बता देना एम्पियर हावर में मापी जाती है। दोस्तों यहाँ पे अगर धारा क्षमता बढ़ानी है तो किस क्रम में जोड़ना है, और वोल्टेज क्षमता बढ़ानी है, ध्यान रखना, बढ़ाना। तो यहाँ पे बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो इसको तो धारा क्षमता बढ़ानी है तो दोस्तों बैटरियों को किस में जोड़ दीजिए, समांतर क्रम में जोड़ दीजिए। अगर वोल्टेज क्षमता बढ़ानी है तो बैटरियों को या सेलों को किस क्रम में जोड़ दीजिए, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट 49 नंबर है, निम्न में से कौन सा ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता है। दोस्तों ध्यान रखना, अगर NS ज्यादा है और NP क्या है, कम है, तो यहाँ पे इसका मान अगर 1 से ज्यादा है तो आप कह सकते हो, यहाँ पे हम कहेंगे देखो NS ज्यादा है, NP क्या है, यहाँ पे कम होता है। एक कंडीशन ये होती है, ES ज्यादा है और EP क्या है, कम है, तो एक ये है। यहाँ पे हम कहेंगे IP ज्यादा है और IS कम है, तो ये कंडीशन है। दूसरी चीज दोस्तों यहाँ पे आप कह सकते हो वोल्टेज आएगा, तो यहाँ पे ये तो होता है स्टेप अप। लेकिन दोस्तों आपसे पूछ ले स्टेप डाउन कौन सा है, तो यहाँ पे NS कम है और NP ज्यादा है, यहाँ पे क्लियर। यहाँ पे ES कम है और EP क्या है ये, तो यहाँ पे ये, और यहाँ पे मैं बात करूंगा IS ज्यादा है और IP क्या है, कम होता है, ज्यादा है।
आई सॉरी ये उल्टा लिख दिया, इसको P बना दो और इसको S बना दो या, तो ये होता है स्टेप डाउन, स्टेप डाउन, क्योंकि ये धारा का है ना संबंध जो ओरो से क्या चलता है, उल्टा चलता है। तो ये क्या कह रहा है, स्टेप अप, स्टेप अप, तो भैया NS ज्यादा होगा, NS कम है, बराबर ये, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ये। इसमें K का मान जो होता है, यहाँ पे K का मान जो होता है 1 से कम होता है, ठीक है, और इसमें K का मान जो होगा वो 1 से क्या होता है दोस्तों, ज्यादा होता है। K का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों 50 नंबर, स्टे वायर में प्रयोग किया जाने वाला इंसुलेटर होता है। अब ये स्टे वायर होता क्या है, पहले तो ये समझ लीजिए। सबसे पहले तो बात करते हैं पोल। अब दोस्तों पोल के अंदर ये नीचे का जो भाग होता है, ये जो है ये नीचे का भाग गाड़ा जाता है, जिससे हम क्या कहते हैं, एंकर कहते हैं। कितना गाड़ा जाता है, तो यहाँ 1/6 भाग गाड़ा जाता है और बाकी 5/6 भाग क्या रहता है ऊपर। यहाँ पे ये होती है क्रॉस आर्म, यहाँ पे मेरे दोस्तों इंसुलेटर लगाए जाते हैं और यहाँ वायर खींच दिए जाते हैं। एक तार होता है जिसको इस तरह जमीन में गाड़ दिया जाता है प्लेट के साथ, ठीक है, यहाँ क्लिप होती है। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि एक इंसुलेटर यहाँ लगाया जाता है और ये इंसुलेटर कितना ऊपर होता है, यहाँ पे तो हम कहते हैं 3.05 मीटर ऊंचाई पे होता है और इसे हम कहते हैं स्टे इंसुलेटर, इंसुलेटर कहते हैं। इसे स्टे इंसुलेटर कह दीजिए या एग कह दीजिए या अंडाकार कह दीजिए, ठीक है, अंडाकार भी अपन कहते हैं, तो एग इंसुलेटर यानी अंडाकार कहते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा यार, ये हो जाएगा दोस्तों। तो पिन प्रकार का होता है, ये सीधी लाइनों में प्रयोग करते हैं, तो ये सीधी लाइनों में प्रयोग होते हैं। लटकवा जो होता है दोस्तों, ये पारेषण लाइनों में प्रयोग होता है, पारेषण, तो ये पारेषण लाइनों में प्रयोग होता है। सेकल जो होता है ये दोस्तों घुमाऊ वाले जो स्थान होते हैं, घुमाऊ स्थानों पे प्रयोग किया जाता है, तो ये डिस्क प्रकार का होता है। ये लटकवा होता है जो पारेषण लाइनों में यानी 33 केवी से ऊपर की जितनी भी लाइन होती है उसमें हम प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के टोटल प्रश्न। अब इससे धीरे धीरे आगे बढ़ाते जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको सेशन कैसा लगा, तो दोस्तों लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि जैसे आप लाइक करते हो तो हमको ये मोटिवेशन मिलता है कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपको प्रश्न समझ में आ रहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।